चमकपुर गांव में गोपाल नाम का एक लड़का रहता था। उसकी सौतेली माँ और बाप ने उसे घर से निकाल दिया था। उसकी सौतेली माँ ने सब कुछ अपने और अपने बच्चों के नाम पे कर रखा था और गोपाल को हिस्से के नाम पे 3 गायें दे रखी थी। गोपाल पढ़ा लिखा तो बहुत था, पर नौकरी ना मिलने के कारण उसने सोच लिया था कि वो अब उन तीनों गायें की खूब देख रेख करके उनसे जो दूध मिलेगा उसे बेच के अपना कारोबार चलाएगा। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। गौ माता, तुम तीनों के अलावा मेरा अब कोई भी नहीं है। बस मेरा घर चलाने के लिए तुम तीनों को मेरी मदद करनी होगी। तीनों गायें बहुत ही हट्टी कट्टी और जवान थीं और रिश्ते में भी एक दूसरे की बहनें लगती थीं। चंपा, चमेली और मैना। मैना सबसे बड़ी और समझदार गाय थी। चंपा गर्भवती थी और चमेली को अभी अभी बच्चा हुआ था। वो दूध दे रही थी, जिसके दूध को बेच के गोपाल का थोड़ा बहुत घर चल रहा था। पर गोपाल को अब चंपा और मैना पे पूरा भरोसा था कि जब उनका बच्चा हो जाएगा तो वो खूब दूध देने लगेंगी और जिससे उसका कारोबार अच्छे से सेट हो जाएगा। देखा चमेली बहन, हमारे मालिक को कितनी उम्मीदें हैं हम तीनों से। हाँ चंपा, सुना मैंने, मालिक ने हमसे कितनी सारी उम्मीदें लगा रखी हैं। और उम्मीद रखे भी क्यों ना, कितना समय खर्च करते हैं मालिक हम पे और कितनी सेवा करते हैं हमारी, कितना खिलाते पिलाते हैं हमें। और फिर हम मालिक की उम्मीदों पे खरा ना उतरेंगी तो धिक्कार है हमारी जिंदगी पर। सही कह रही हो बहन तुम। चलो हम तो मालिक के लिए कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तुमने बच्चा दे दिया है, दूध भी दे रही हो, मैं भी गर्भवती हूँ। थोड़े दिनों में मैं भी बच्चे को जन्म दे दूंगी, फिर दूध भी देने लगूंगी। लेकिन इस मैना दीदी को देखो, हम दोनों से बड़ी हैं, एक बार भी बच्चा ना दे पाई आज तक। क्या इसका फर्ज नहीं बनता मालिक के लिए कुछ? ये तो बड़ी हैं, हमसे ज्यादा इसको मालिक के लिए करना चाहिए था, लेकिन हम छोटी होकर इतना सोच रहे हैं। तुम दोनों ऐसा क्यों कह रही हो? क्या गलत कह रहे हैं हम? सही तो कह रहे हैं। कितने सालों से बांझ पड़ी हो तुम। ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? बच्चा देना ना देना मेरे हाथ में थोड़े ना है। मैं भी तो माँ बनना चाहती हूँ ना। मैं भी चाहती हूँ कि दूध दूँ और मालिक को मेरे दूध से कुछ फायदा हो। अरे तुम क्या बच्चा दोगी जो इतने सालों से नहीं दे पाई? तुम ये ख्वाब लेना बंद करो कि तुम बच्चा दोगी और तुम्हारे दूध से मालिक को कोई फायदा होगा। दोनों छोटी बहनें बड़ी बहन मैना की बेबसी का मजाक उड़ाती हैं और उस पे हंसती हैं। इस बात से मैना बहुत दुखी होती है और रोती है कि उसी की बहनें उसको दिलासा देने की बजाय उसे ताने मार रही हैं, उसका मजाक उड़ा रही हैं। फिर एक दिन गोपाल का पड़ोसी उससे कहता है, अरे गोपाल, तुम्हारी 2 गायें तो ठीक है, एक गाय का क्या है? उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं है, बेच क्यों नहीं देते उसे? अरे नहीं नहीं भाई साहब, बेचना क्यों उसे? अभी बच्चा नहीं दे रही तो क्या पता कल वो बच्चा दे दे। कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। अरे नहीं गोपाल, मेरे कहने का ये मतलब था कि तुम्हें अपना कारोबार जल्द खड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था। अब तुम्हें जो भी करना है अकेले ही करना है। आगे शादी भी तो करनी है तुम्हें, उसके लिए भी खूब पैसा कमाना पड़ेगा। जब तुम्हारी सारी गायें दूध देंगी तभी तो कारोबार अच्छा चलेगा ना। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो भाई। मेरी मानो तो तुम अपनी गायों को क्रॉस करवा के देख लो, शायद उससे बच्चा हो जाए। हाँ, ये सुझाव तुमने सही दिया, मैं कल ही ऐसा कर लेता हूँ। सुना तुमने मैना बहन मालिक की बातों को? कितना परेशान है मालिक तुम्हारी वजह से, पर तुम्हें तो कोई बात कह ही नहीं सकते। झट से बुरा जो मान जाती हो तुम। मैना ये सब सुन के बहुत दुखी होती है, पर करती भी क्या, उसके हाथ में कुछ नहीं था। गोपाल ने मैना को क्रॉस करवा के भी देखा, पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। गोपाल, जो सुझाव मैंने तुम्हें दिया था, क्या वो तुमने आजमाया? हाँ भाई, वो भी करके देख लिया, पर उसका भी कोई असर ना हुआ। ये गाय किसी काम की नहीं है गोपाल, मेरी मानो तो इसे बेच दो। मैं सोच रहा हूँ एक बार फिर से क्रॉस करवा के देखता हूँ, शायद कोई बात बन जाए। देख लो, पर मुझे नहीं लगता। देखा, इन लोगों को भी पता चल गया, तुम बच्चा नहीं दे सकती, तुम बांझ ही रहोगी। सही कह रही हो तुम दीदी, इतने जतन करने के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा तो अब क्या होगा? गोपाल मैना को एक बार फिर से क्रॉस करवा लेता है। दोनों बहनें चंपा और चमेली मैना के बांझपन का मजाक उड़ाती हैं और उस पे खूब हंसती हैं। फिर एक दिन मैना चमेली के बच्चे के साथ खेल रही थी कि तभी चंपा देख लेती है। हाँ देख तो चमेली दीदी, ये मैना दीदी तेरे बच्चे के साथ क्या कर रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, तू इस बांझ के साथ अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकती है? जब मेरा बच्चा आ जाएगा मैं
मरचू जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने गया, लेकिन उसे लकड़ियों के अच्छे दाम नहीं मिले। इस पर मरचू ने कहा, अरे भैया, इतने कम पैसे, इन पैसों में तो 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलेगा। आप मुझे बहुत ही कम पैसे देते हैं। मैं इतनी मेहनत से लकड़ियां काट कर आता हूँ, लेकिन उनके पैसे मुझे बहुत कम मिलते हैं। भैया, तुम्हारी लकड़ियां होती ही इतनी कमजोर हैं कि मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। तुम्हारी लकड़ियों के बस इतने ही पैसे बनते हैं। अरे भैया, कुछ ज्यादा कर दो ना। वो क्या है ना कि इन पैसों का तो कुछ भी नहीं आता। मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगा। भैया, तुम जाकर अच्छी लकड़ियां लाओ, तभी इन लकड़ियों का अच्छा दाम मिल पाएगा, वरना इन लकड़ियों का तो यही दाम है। ये सुनकर मरचू बहुत ज्यादा परेशान हो गया और पैसे लेकर किराने की दुकान से सामान खरीदकर घर आ गया। घर पहुंचते ही मरचू की पत्नी सीता ने कहा, जी, सामान ले आए आप? हाँ जी, सामान ले आया हूँ। सीता के चेहरे पर खुशी छा जाती है, लेकिन जब उसने सामान देखा, जी, इसमें तो बहुत थोड़ा सामान है। हाँ सीता, मुझे पता है कि यह सामान बहुत थोड़ा है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास जितने पैसे थे, मैं उतने का ही सामान लेकर आ गया हूँ। इस तरह हमारा गुजारा कैसे हो पाएगा जी? आपको तो पता ही है कि हम कितनी मुश्किलों से गुजारा करते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? मेरे पास इतने पैसे ही नहीं कि हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। इतनी मेहनत से अच्छी लकड़ी काट कर आता हूँ, लेकिन मुनासिब दाम नहीं मिलता। मैं तो बहुत परेशान हूँ। क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? अरे जी, आप परेशान न हो, आप कोई और काम देख लें। मैंने कई बार काम तलाशने की कोशिश की, पर किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। ये सुनकर सीता भी काफी ज्यादा परेशान हो गई। मरचू से सीता की परेशानी नहीं देखी गई। उसने अपनी पत्नी सीता से कहा, मैं फिर से जंगल की ओर जा रहा हूँ। अरे जी, अभी मत जाइए ना, वैसे भी शाम हो रही है। आप कल चले जाइएगा, अभी मत जाइए। ठीक है, अगर तुम रोक रही हो तो मैं नहीं जाता, मैं कल चला जाऊंगा। इसके बाद मरचू गांव में घूमने के लिए चला गया। तभी उसे एक आदमी मिला और उसने कहा, कहाँ जा रहे हो भैया? और सुनाओ, क्या हाल चाल है? जिंदगी कैसे गुजर रही है? अरे भैया, तुम्हें तो पता है कि लकड़ियां काटकर कैसे गुजारा होता है। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। और आसपास के जंगलों में अच्छी लकड़ियां भी नहीं है, इसके लिए तो जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। पर जंगल के अंदर तो काफी सारे जंगली जानवर होंगे। मुझे बहुत डर लगता है भैया, मैं जंगल में कैसे जाऊंगा? हाँ भैया, जंगली जानवर तो होंगे, लेकिन अच्छी लकड़ियां तो वहीं से ही मिलेंगी। ये सुनकर मरचू बहुत ज्यादा परेशान हो गया, लेकिन वह आदमी बिल्कुल ठीक कह रहा था। जंगल के किनारे की सारी लकड़ियां कट चुकी थीं। अब सिर्फ जंगल के अंदर ही अच्छी लकड़ियां बची थीं। अगली सुबह मरचू लकड़ियां काटने जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में आने के बाद मरचू ने कहा, अरे, यहाँ पर तो लकड़ियां ही नहीं हैं। वो आदमी सही कह रहा था, लकड़ियों के लिए तो जंगल के अंदर ही जाना पड़ेगा। और जंगल के अंदर जाना क्या सही रहेगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि वहां पर तो काफी सारे जंगली जानवर होंगे जो खतरनाक होंगे। अगर आज मैं जंगल के अंदर नहीं गया तो मैं आज घर पैसे लेकर नहीं जा सकूंगा, और फिर जब पैसे नहीं होंगे तो गुजारा कैसे होगा? मरचू जंगल के बाहर खड़ा सोचता ही रहा और फिर उसने सोचा, अरे, यहाँ पर भी कोई मजबूत पेड़ दिखाई नहीं दे रहा जिससे मैं लकड़ियां काटकर घर ले जा सकूं। लगता है और अंदर जाना पड़ेगा। यही सोचकर मरचू जंगल के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद उसने इधर उधर पेड़ देखे, पर उसे कोई भी अच्छा पेड़ दिखाई नहीं दिया। यह सोचकर मरचू जंगल के और अंदर चला आया।